नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लाइकेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। लाइकन एक स्मॉल ग्रुप ऑफ क्यूरियस प्लांट्स है। यह शैवाल और कवक के सहचर्य से निर्मित वनस्पतियां हैं। मतलब एल्गल और फंगल कंपोनेंट का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इसका जो एल्गल कंपोनेंट या शैवालीय घटक होता है उसे हम कहते हैं शैवलांश। फाइकोबायोन्ट मतलब फाइकोस का मतलब होता है एल्गी से और बायोस का मतलब होता है लाइफ से। वैसे ही जो उसका फंगल कंपोनेंट या कवकी घटक होता है उसको हम कहते हैं कवकांश या माइकोबायोन्ट। माइक्स का मतलब फंगस और बायोस का मतलब लाइफ। ये जो लाइकन और एल्गी और फंगस है, इन दोनों को रिजेंबल नहीं करती लाइकन की प्लांट बॉडी। लाइकन जो है वो अपना खुद का एक स्टेबल थैलस बनाता है और उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो ना तो एल्गी से मैच करता है और ना ही फंगस से मैच करता है। अब हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। इसके मेन जो फीचर्स हैं, प्रमुख लक्षण, उसके बारे में बात करते हैं। तो लाइकन जो है वो एक कंपोजिट थैलॉइड स्ट्रक्चर है, संगठित थैलाब संरचना है। दूसरी बात, किससे बनी हुई है? एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से, कवक व शैवाल के सहजीवी संबंध से। अगला पॉइंट ये आता है कि जहाँ पे एल्गी और फंगस हैं, ये दोनों साथ में क्यों हैं, क्यों उन्होंने एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म किया। तो एल्गल जो कंपोनेंट है उसके बारे में तो हम जानते हैं कि वो कैसा होता है, ऑटोट्रोपिक होता है। ऑटोट्रोपिक होता है तो वो क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस। क्या कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स। तो मतलब जो न्यूट्रिशन या फूड प्रोवाइड करने का काम है वो कौन कर रहा है? एल्गल कंपोनेंट यानी फाइकोबायोन्ट कर रहा है, शैवलांश कर रहा है। तो फंगल कंपोनेंट यहाँ पर क्या कर रहा है? क्योंकि फंगस तो हीटरोट्रोपिक है, उससे तो पैरासिटिक होना चाहिए, तो यहाँ पर वो सिम्बायोटिक कैसे है? तो सिम्बायोटिक वो इस तरीके से है क्योंकि वो यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है और रिटेन करता है वाटर को, जल को अवशोषित, जल का शोषण करता है, जल शोषण करता है, वह प्रतिधारण करता है। अगली बात कि ये जो हैं अपने थैलस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन्हें 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है: क्रस्टोस, फोलियोस, फ्रूटिकोस। क्रस्टोस मतलब परपटिमाई, फोलियोस मतलब पर्निल और फ्रूटिकोस मतलब श्यूपिल। नेक्स्ट बात आती है कि इनका रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन होता है, वो ऑडिया और पिक्नीडिया के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फंगल कंपोनेंट की में होता है। ओनली फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकन्स इज इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइकन में लैंगिक जनन केवल कवकी घटक द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्त्री जनानांग है उसे हम कहते हैं कॉर्पोगोनियम। ये कैसा है? ये एक आधारीय कुंडलित एस्कोगोनियम है और इसमें क्या मौजूद है? एक लंबी बहुकोशिकीय ट्राइकोगाइन। ठीक है, तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो कॉर्पोगोनियम है एंड इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू बेसल कॉइल्ड एस्कोगोनियम एंड एलोंगेटेड मल्टीसेल्युलर ट्राइकोगाइन। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो फ्लास्क शेप्ड स्पर्मोगोनिया से बना हुआ है और ये स्पर्मेशिया को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नर जनाना फ्लास्क सदृश स्पर्मोगोनिया बनाता है और नर युग्मक अचल पोमणु कहलाते हैं। फिर यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज़ भी बनती हैं, फलन पिंड। तो फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पर किस प्रकार से बनती हैं? एपोथीशियम और फ्लास्क रूपी पेरिथीशियम। प्लेट जैसे जो दिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं एपोथीशियम,
और जो फ्लास्क की तरह अपीयरेंस रहती है जिनकी, उन्हें हम कहते हैं पेरिथीशियम। एस्कस बनते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पॉइंट और देख लीजिए कि अधिकांशतः जो फंगल कंपोनेंट है वो ज़्यादातर कौन सा होगा, एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर, और कभी कभी बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर्स होते हैं। और सिमिलरली एल्गी जो है उसमें अधिकांशतः क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं और कभी कभी साइनोफाइसी के मेंबर्स इसमें एज फाइकोबायोंट मौजूद हो सकते हैं। खैर, यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पे जो एस्कस होता है उसमें 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, 8 एस्कोबीजाणु बनते हैं, और हर एक जो एस्कोबीजाणु या एस्कोस्पोर है वो अंकुरित होकर क्या बना लेता है, कवक तंतु बना लेता है। ये जो कवक तंतु है जब किसी उचित शैवाल के संपर्क में आता है तब नए लाइकन का निर्माण करता है। ठीक है, तो हाइफी इज प्रोड्यूस्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ एस्कोस्पोर, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल एल्गा फॉर्म्स अ न्यू लाइकन थैलस। फिर देखिए जो लाइकन है इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पे और ड्राई कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है। तो लेकिन अब इसका रीज़न तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ये ड्राई सबस्ट्रेटम पे क्यों सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि जो एल्गी है वो तो ड्राई सरफेस पर और इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकती। वो क्यों सर्वाइव कर रही है, क्योंकि जो फंगस है वो उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, न्यूट्रिशन वाटर प्रोवाइड कर रही है, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर रही है। उसका जो माइसीलियम है वो स्प्रेड आउट हो सकता है और वो कहीं से भी उसे वाटर को ऑब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, और दूसरा उसका जो माइसीलियम है वो क्या कर सकता है, वाटर को रिटेन भी कर सकता है। अगर बाई चांस कहीं से भी थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा उसको वो रिटेन कर लेगा। और एल्गी जो है अगर उसको पानी मिल रहा है तो वो किसी भी जगह ज़रा सी रोशनी में तुरंत क्या बना सकते हैं, भोजन बना सकती है। तो इस वजह से ये कहाँ डेसिकेशन में भी, ड्राई कंडीशंस में भी, हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। लाइकन्स जो हैं एक स्पेसिफिक एसिड भी प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं लाइकन एसिड। फिर उसके बाद हम देखें कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग बात पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लाइकन जो हैं वो पायोनियर कम होता है, पायोनियर स्पीशीज़ हैं कहीं पर भी जब सक्सेशन स्टार्ट होता है वहाँ पर। सिमिलर सेम रीज़न है कि वो हार्ड रॉक पे क्यों, क्रस्टोज लाइकन है वो तुरंत जाके हार्ड रॉक पे फर्स्ट होगी, सक्सेशन की फ़र्स्ट स्टेप होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगेन वो हाई टेम्परेचर और ड्राई कंडीशंस को टैकल कर सकती है, तो वहाँ पर ग्रो करती है। जब वो ग्रो करेगी तो जो रॉक है उसको सॉइल में कन्वर्ट कर सकती है। सेकेंडली ये पोल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं, जहाँ पर जैसे ही SO2 की मात्रा बढ़ने लगेगी तुरंत जो लाइकन्स हैं उनकी कंडीशन, लाइकन्स जो हैं वो वहाँ से आपको दिखने बंद हो जाएंगे, वहाँ पर उनकी ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सिमिलरली नाइट्रोजन के भी ये काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स हैं। आप नाइट्रोजन आप कहेंगे कि नाइट्रोजन तो प्लांट के लिए एसेंशियल है, येस इट इज़ एसेंशियल, बट अगर इसके भी जो लेवल है वो एक लेवल से ऊपर होता है तो हम जानते हैं कि वो हार्मफुल भी हो जाता है। जैसे कि लेक का यूट्रोफिकेशन, लेक में एल्गल ब्लूम्स बनना, तो इसलिए जो सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक बैलेंस में अवेलेबल होंगे तभी ग्रोथ अच्छी होगी। तो जैसे नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है वैसे ही लाइकन्स जो हैं वो वहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो अब अक्रेंस की या इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसके वितरण की बात करें तो इसके लगभग 400 जेनेरा और 1600 जातियाँ पाई जाती हैं विश्व में। इसीलिए हमने ये कहा कि छोटा सा ग्रुप है। अब ज़्यादातर कहाँ मिलता है, पेड़ों की छालों पर, बार्क ऑफ ट्रीज़ पर, ड्राई लॉग्स ऑफ वुड पर, बेयर रॉक्स पे मिलता है, लकड़ी के सूखे लट्टों व चट्टानों पे पाया जाता है। इसके अलावा भारत के अंदर जहाँ पर पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर तक होती है वहाँ पर ये सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, आर्कटिक और एंटार्कटिक जो रीजन्स हैं वहाँ पर भी ये मिलते हैं, जैसे क्लेडोनिया रेंगीफेरा है वो वहाँ पर मिलती है।
कुछ इसकी कॉमन स्पीशीज़ के बारे में जो इंडिया में मिलती हैं, भारत में मिलती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्लेडोनिया एग्रीगेटा, ग्राफिस डुप्लिकेटा, ग्राफिस स्क्रिप्टा, गाइनोफेरा सिलेंड्रिका, हेमेटोमा प्यूनिसियम एट्सेट्रा, असनिया, ये फाइसिका, ये सारी जो हैं, ये सारी की सारी स्पीशीज़ इंडिया के अंदर मिलती हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।